मुख्तलिफ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, लाइक मुख्तलिफ स्विचेस हैं, कॉन्फ़िगर्ड हैं, लेयर 2 की डिवाइसेस हैं। तो उनको बेसिकली हम लोग किस तरह से मैनेज करें कि हमारा नेटवर्क एक लूप फ्री टोपोलॉजी प्रोवाइड करे। उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि एक IEEE का 802.1 डी के ऊपर काम करने वाला प्रोटोकॉल, जिसको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कहा जाता है, वो हमारी नेटवर्किंग की डिवाइसेस के ऊपर बिल्ट इन कॉन्फ़िगर्ड होता है, जो कि हमें नेटवर्क के अंदर लूप फ्री टोपोलॉजी प्रोवाइड करता है। और वो लूप फ्री टोपोलॉजी बेसिकली 3 स्टेप्स में प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे बड़ा और अहम स्टेप जो होता है वो रूट स्विच का तयन करना होता है, रूट स्विच को इलेक्ट करना होता है। उसके बाद फिर रूट ब्रिज इलेक्शन होना, और फिर उसके बाद रूट पोर्ट्स और डेजिग्नेटेड पोर्ट्स को इलेक्ट करना होता है। तो जो रूट स्विच होता है उसको इलेक्ट करने के लिए फिर हम लोगों ने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे और उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। और फिर हम लोगों ने जो है ना बात की थी कि प्रायोरिटी का कंसेप्ट क्या होता है और मैक एड्रेस का कंसेप्ट क्या होता है, प्रायोरिटी की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, और मैक एड्रेस की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या मैक एड्रेस होता है बेसिकली हायर टू लोअर, हम लोग किस तरह से इसको चेक करते हैं। तो उस हवाले से मुझे आप में से कोई एक बताए ज़रा कि बेसिकली हम लोगों ने रूट आईडी को इलेक्ट करना है। रूट आईडी के लिए हम लोगों ने दो बेसिकली चीज़ों को सम अप करके यूज़ करना होता है, एक प्रायोरिटी को और एक मैक एड्रेस को। तो प्रायोरिटी की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? जी, कोई बताइए मुझे। सर 0 बाय डिफॉल्ट होती है। अच्छा। 32768 से लेकर सर समथिंग कुछ वैल्यू थी आगे उस तक। और बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है? सर प्रायोरिटी 0 होती है शायद, या बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारी 32,768 से कुछ आगे तक डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। जी, टोटल जो बेसिकली वैल्यूज होती हैं वो होती है आपके पास 0 से लेकर 61,440, और जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो 32,768 होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है, इसका मतलब प्रायोरिटी जो है ये हमें इस चीज़ को इलेक्ट नहीं करवा पाएगी कि हमने कौन से स्विच को रूट स्विच बनाना है, क्योंकि सभी के ऊपर प्रायोरिटी वैल्यू जो है वो सेम होगी। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे मैक एड्रेस की, जो कि मैन्युफैक्चरर्ड होता है और बिल्ट इन होता है और यूनिक होता है। कोई भी OEM जब डिवाइस बनाता है उसका मैक एड्रेस जो है ना वो बिल्ट इन वहां पर कॉन्फ़िगर कर लेता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस वजह से फिर हम लोग प्रायोरिटी के बाद मैक एड्रेस की बेस के ऊपर इस चीज़ का फैसला करते हैं कि, और ये बेसिकली नेटवर्क के अंदर ऑटोमेटिकली भी हो रहा होता है ये वाला इस चीज़ को इलेक्शन, कि आपका जो रूट स्विच है वो किस तरह से बेसिकली काम करेगा और रूट स्विच कैसे इलेक्ट होगा। ये काम होने के बाद फिर जो अहम बात है कि लेयर 2 के लिंक्स, चूंकि लेयर 2 के लिंक्स के ऊपर अप्लाई होता है और लेयर 2 के प्रोटोकॉल्स को ये फॉलो करता है, जो बेसिकली स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। इस वजह से इसको अगर हम लोग मल्टी लेयर स्विच के अंदर लेयर बेसिकली, चूंकि मल्टी लेयर स्विच से मुराद ही होती है कि उसके अंदर लेयर 2 की भी फंक्शनैलिटी होती है और लेयर 3 की भी फंक्शनैलिटी होती है। लेकिन अगर हम लोगों ने उससे जस्ट लेयर 2 की फंक्शनैलिटी यूटिलाइज करवानी है तो वो जस्ट कंसिडर भी लेयर 2 का ही प्रोटोकॉल होगा। इसका ये मतलब नहीं होगा कि अगर हमने उसको कोर स्विच में यूज कर दिया है, मल्टी लेयर स्विच में उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो वो फिर मल्टी लेयर प्रोटोकॉल हो गया। नहीं, काम वो सिंगल लेयर के ऊपर ही काम करता है जो कि लेयर 2 है, और मल्टी लेयर के ऊपर नहीं काम करता। ये हम पे क्लियरली मैंने मेंशन भी किया हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का ये बार बार क्वेश्चन था कि ये इस चीज़ को क्लियर करिएगा। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल डज नॉट वर्क ऑन लेयर 3, ना ही लेयर 3 की डिवाइसेस के ऊपर काम करता है और ना ही लेयर 3 के लिंक्स के ऊपर काम करता है। कीप इन माइंड दिस थिंग। और फिर इसके अलावा मुझे आप में से कोई एक बताए कि हम जो है बेसिकली जो कोर स्विचेस होते हैं जिनको कोर स्विच इलेक्ट करना होता है, पहले तो नेटवर्क के अंदर हम लोग जब एक टोपोलॉजी बनाएंगे वहां पर स्विचेस को कॉन्फ़िगर करेंगे और ऐड करेंगे, वहां पर टोपोलॉजी पहले ड्रा करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ऐसा ही होता है, जाहिर हम लोग भी जब करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसे ही करते हैं। एक तो ये तरीका होता है।
और दूसरा तरीका ये होता है 1 बाय 1 डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते जाओ और साथ ऐड करते जाओ। दोनों तरीके मौजूद हैं, लेकिन अभी हम कंसिडर करते हैं कि हमने टोपोलॉजी पहले बनाई यानी डिप्लॉयमेंट की इन डिवाइसेस की, जैसे आपको नज़र आ रहा है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है। मैन जो डाटा सेंटर होता है उसमें ये 2 कोर स्विचेस लग जाएंगे, जिनमें एक एक्टिव और एक जो है ना स्टैंड बाय का काम कर रहा होगा। स्टैंड बाय से मुराद ये है कि अगर इन केस ये इस रूट स्विच की कोई पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसकी फॉरवर्डिंग ब्लॉक हो जाती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो ये जो अल्टरनेटिव स्विच होगा वो रूट स्विच के तौर पर काम करना स्टार्ट कर देगा। बैकअप होगा वो बेसिकली इसका। क्यों क्यों होगा मुआज, मुझे बताइए कि एक जो है ना बैकअप होना क्यों ज़रूरी है नेटवर्क के अंदर? सर असल में अगर एक जो जो नेटवर्क अभी अगर को जो कोर स्विच नेटवर्क चला 2 कोर स्विच है ना, अगर एक जी। हमारा नेटवर्क चला रहा है और वो कोई भी प्रॉब्लम उसमें वायर को है सर, अगर RJ45 के कनेक्टर वगैरह खराब हो जाते हैं या वायर टूट जाती है या कुछ भी होता है, तो वो दूसरा जो कोर स्विच होता है वो सर उस पे भी आप पे वर्क स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात देखिए ना ये होती है कि कोर स्विच सबसे पहले बनाते क्यों है नेटवर्क के अंदर? जब स्पेनिट्री प्रोटोकॉल चल रहा है वो तो ऑलरेडी लूप को अवॉइड करवा रहा है, लेकिन वहां पर कोर स्विच का, और जो हम लोग रूट स्विच की बात, कोर स्विच कोई बेसिकली रूट स्विच भी बनाते हैं, रूट स्विच का वहां पर पर्पस क्या होगा? पर्पस सबसे बड़ा और अहम पर्पस वहां पर ये होगा, क्योंकि जब लूप को अवॉइड किया जा रहा है नेटवर्क के अंदर और ऐसी मेश टोपोलॉजी क्रिएट हुई हुई है जहां पर मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कोई कुछ ऐसे स्विचेस, कुछ ऐसी डिवाइसेस यहाँ पर अटैच हो जाएंगी जो बिल्कुल ही आपके नेटवर्क से कट ऑफ हो जाएंगी, जिनकी हर साइड से पोर्ट्स जो है वो डाउन हो जाएंगी। इस वजह से रूट स्विच बनाने का बेनिफिट ये होता है कि ये वो स्विच होता है जिसकी तमाम तर पोर्ट्स जो हैं वो अप होती हैं, रूट पोर्ट्स भी और डेजिग्नेटेड पोर्ट्स भी, यानी जहां पर जाकर कनेक्टेड होती हैं और यहाँ जहां से ये एग्जिट होती हैं यहाँ से। जब वो सारी पोर्ट्स अप होंगी तो यानी तमाम तर स्विचेस जो होंगे रूट स्विच के साथ लाजमी कनेक्टेड होंगे उस नेटवर्क की टोपोलॉजी के अंदर। जब वो लाजमी कनेक्टेड होंगे तो इसका ये बेनिफिट होगा कि बीपीडीयू आपका तमाम तर स्विचेस तक पहुंचेगा। बीपीडीयू से मुराद होती है ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। इंफॉर्मेशन तमाम तर स्विचेस तक पहुंचेगी, उसके बाद बेसिकली इलेक्शन एंड सिलेक्शन का प्रोसेस होगा अकॉर्डिंग टू देयर, इफ वी कंसिडर देयर मैक एड्रेस, और वी मेक इट थ्रू स्टैटिक कमांड। हम लोग मैन किसी एक स्टैटिक कमांड के जरिए भी किसी स्विच को रूट स्विच बना सकते हैं, और उनके मैक एड्रेसेस के इलेक्शन के ऊपर भी इस चीज़ को डिपेंड किया जा सकता है। और उसके बाद वैसे भी जब स्विचेस आपस में एक दूसरे के साथ बीपीडीयू भेजते हैं, कुछ सेकंड्स के बाद बीपीडीयू को एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसमें भी वो उनके लिंक्स की इंफॉर्मेशन जो है ना वो शेयर हो रही होती है, ताकि अगर कोई एक लिंक डाउन हो जाए तो बैकअप लिंक जो है या कोई उसका अल्टरनेटिव पाथ जो है वो ऑटोमेटिकली अप हो जाए। और इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी टोपोलॉजी अप रहेगी, कम्युनिकेशन स्टेबल रहेगी, कम्युनिकेशन होती रहेगी, कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं होगी और लूप भी नहीं जनरेट होगी। तो ये बातें कहने में आसान है, लेकिन इसको मेंटेन रखना और नेटवर्क के अंदर इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाना, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, while especially while doing in a complex network, while doing the such sort of work in a complex network, इसमें काफी हमें प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। और सबसे अहम, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मैश नहीं भी है बाज़ औक़ात, लेकिन एक जगह पे लाजमी ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो तब जब हम लोग दो मैन जो लिंक्स होते हैं या मैन जो कनेक्शंस होते हैं उनके, जैसे आपके कोई गेटवे है या कोई भी आपके पेरीमीटर डिवाइस है, वहाँ से आगे एक कोर स्विच होगा और उससे आगे ऑब्वियसली मजीद भी स्विचेस होंगे। तो जो कोर स्विच से आगे जो स्विचेस होंगे उनमें भी के दरमियान हमें एक एक्टिव और बैकअप लाइन बनानी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर या तो फाइबर के जरिए हमने कनेक्टिविटी करवाई होती है, या अगर इथरनेट भी है तो वो प्रॉपर उनकी डक्टिंग हुई होती है, पाइपिंग हुई होती है, उनके जरिए वो जो है ना केबल्स पास होती हैं। और इनको बार बार ये चीज़ें पास करना और इनकी कनेक्टिविटी करवाना लैन के अंदर मुश्किल होता है, ये वन टाइम किया जाता है। इसलिए वो बैकअप लाइन को भी साथ ही जो है ना वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, ताकि इन केस फ्यूचर में जो एक्टिव पाथ है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कनेक्टर खराब होता है, लिंक टूट जाता है दरमियान में, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो बैकअप पाथ जो हमने ऑलरेडी बनाया हो, ना कि उस केस में हम दोबारा से जो है ना, तुम अगर इन केस फाइबर है, कोई अंडरग्राउंड है तो उसकी खुदाई करें, या फिर पाइपिंग है तो वो डक्टिंग सारी रिमूव करें पहले, या फिर वहां पर जो है ना एक पाथ को दोबारा से इस्टेब्लिश करें। तो उस केस में फिर हमारे पास जब एक्टिव, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये आपके सामने दो स्विचेस के दरमियान में ये कनेक्टिविटी हुई हुई है, और इनमें से एक जो है वो एक्टिव है और दूसरी डाउन पोर्ट शो हो रही है, यानी यहाँ से कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है तब तक जब तक कि ऊपर वाली लाइन अप है।
तो ये कैसे पॉसिबल है? जस्ट ड्यू टू स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अदरवाइज क्या होता, एक ही वक्त में दोनों आप होती तो लूप जनरेट होना शुरू हो जाते, इन्हीं के दरमियान में जो है ना डेटाबेस एक्सचेंज हो रहा होता, बाकी के साथ इनकी कम्युनिकेशन ही ना होती। इसको कहते हैं लूप्स बनना शुरू हो जाती नेटवर्क के अंदर। तो इस चीज से अवॉइड करने के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को नेटवर्क के अंदर यूज किया जाता है। सबसे अहम चीज, टू अवॉइड बेसिकली लूप्स। तो ये कंसेप्ट है, इसको अच्छी तरह से आप लोग अपने पास नोट कर लें अपनी वर्डिंग में भी। ये यही जितनी बातें अभी मैंने की हैं, ये बेसिकली क्रैक्स हैं, यही चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं और यही चीजें बेसिकली आपने इम्प्लीमेंट भी करनी होंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये जो बात है ना, ये याद रखिएगा, स्विच प्रेफर लोएस्ट वैल्यूज। और इस वजह से जो बेसिकली जिस लिंक की स्पीड हाई होगी उसकी कॉस्ट कम से कम होगी, यानी जितना जितनी ज़्यादा बेसिकली लिंक की स्पीड हाई होगी उतना ही कम टाइम लगेगा सोर्स डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन के लिए। इस वजह से उसी पाथ को अप कंसिडर किया जाएगा। तो ये लिंक्स की बेसिकली ये कॉस्ट कैलकुलेट करने का भी आप तरीका याद रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये अहम चीज़ है, जैसे ये एक टोपोलॉजी है, इसी तरह की टोपोलॉजी मैं भी आपके सामने बना के रखूंगा इनके सामने। हम अभी कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस टोपोलॉजी ये लिंक चूंकि डाउन है, इस वजह से ये स्विच भी रूट नहीं हो सकता, ये भी स्विच भी रूट नहीं हो सकता। ये स्विच अभी रूट स्विच के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है। तो उस लिहाज से इनके दरमियान में जो बेसिकली डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा उसमें इनके दरमियान के इंटरफेसेस को पहले हम कंसिडर करेंगे कि इंटरफेसेस की क्या बेसिकली इंफॉर्मेशन है। तो अगर तो इनके दरमियान में जो पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स का साइज जो है वो अगर तो सबसे कम बात करेंगे 10 MB का साइज है। ठीक है। तो जिसको हम लोग इथरनेट केबल भी कहा कहते हैं, इथर सिंपल इथरनेट, उसकी कॉस्ट जो होती है ना सबसे ज्यादा 100 होती है। ठीक है। उसके बाद अगर आपका जो लिंक है वो 100 MB का है जिसको हम फास्ट इथरनेट भी कहते हैं, उसकी कॉस्ट होती है वो 19 होती है, जिसको अभी भी हम लोगों ने नेटवर्क के अंदर यहाँ पर भी यूज किया हुआ है और हम भी टोपोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर 1000 MB यानी 1 गिग की पोर्ट है तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम होगी 4। और अगर 10 गिग की पोर्ट है तो उसकी कॉस्ट जो है वो 2 होगी। तो ये कॉस्ट बेसिकली इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। अब मैं आपको हम साथ ही जो है ना प्रैक्टिकल लैब भी स्टार्ट करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल भी चीज़ों का अंदाज़ा हो। यही चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट की कैसे जाती है। ये अब टोपोलॉजी हमारे पास एक टोपोलॉजी बनाते हैं सिंपल सी। इसमें से अभी चूंकि हमें किसी के मैक एड्रेस का नहीं पता, तो कोई भी स्विच जो है वो रूट स्विच हो सकता है।
अब ये देखें, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये फास्ट इथरनेट की शो हो रही है और गीगाबिट इथरनेट की शो हो रही है। इनको अगर यहाँ पर कंपेयर करें तो यानी हमारे पास दो ही फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ये गीगाबिट की और फास्ट इथरनेट। यानी कास्ट या तो ये वाली या ये वाली कास्ट हमारी कंसिडरेशन में आएगी इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंगली। इस तरह से मुख्तलिफ स्विचेस की मुख्तलिफ कास्ट होती हैं, डिपेंड करता है कि उनके अंदर पोर्ट्स कौन कौन सी ऐड हुई हुई हैं। उन पोर्ट्स के अकॉर्डिंगली बेसिकली उनकी कॉस्ट भी जो है ना वेरी करती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये बेसिकली क्या बता रहे हैं, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी मल्टीपल पाथ्स हैं तो कौन से पाथ को चूज किया जाएगा, एक स्विच से दूसरे स्विच तक डाटा लेके जाने में कॉस्ट कितनी आएगी। ये बेसिकली इस चीज को बताया जा रहा है। अच्छा, अब इसको देखे ना, ये अब क्या, वही जो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि अभी ये क्या कर रहा है स्विच, कुछ बेसिकली लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग स्टेट्स को फॉलो कर रहा है। लिसनिंग, लर्निंग, ठीक है, और फॉरवर्डिंग, ब्लॉकिंग, और ये डिसेबल्ड फिर कर देगा जिस पोर्ट को बेसिकली नहीं, जहाँ से डाटा को लेके जाने देना। इसके लिए टाइम ले रहा था, उसके बाद एट द एंड फाइनली यहाँ से ये पोर्ट डाउन हुई। इसका मतलब ये है कि ये स्विच भी रूट स्विच नहीं हो सकता, ये स्विच भी रूट स्विच नहीं हो सकता। इसको अगर हम लोग वेरीफाई करना चाहें तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे अहम चीज़ देखी थी, दो चीज़ें देखी थी। एक तो ये कि जो रूट स्विच होगा उसका मैक एड्रेस सबसे कम होगा, और दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये देखी थी कि जो बेसिकली रूट स्विच होगा उसकी रूट आईडी और ब्रिज आईडी सेम होगी। तो बजाय इसके कि मैक एड्रेस को पूरा लिखें और वहां पे कंपेयर करें, उससे आसान है कि जस्ट हम इसको, इसकी ब्रिज आईडी और रूट आईडी देख लेते हैं, वो सेम होगी। शो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल देखें तो ये देखें, ये इसकी बेसिकली रूट आईडी है 0002 और आगे 9C, और यही इसकी ब्रिज आईडी भी है 0002 और आगे 9C एट दी एंड। जबकि बाकी स्विचेस की अगर देखा जाए तो उनकी जो ब्रिज आईडी है वो तो उनका अपना मैक एड्रेस है, लेकिन रूट आईडी रूट स्विच का मैक एड्रेस होगा। यानी रूट आईडी और ब्रिज आईडी सिंपली अगर कहें तो चेंज होगी। शो स्पैनिंग ट्री, ये देखिए रूट आईडी देखें, वही मैक एड्रेस है जो कि रूट स्विच का था। जबकि मैक ब्रिज आईडी देखें तो ये चेंज है, और ये इनका अपना एग्जैक्ट मैक एड्रेस है इन स्विचेस का। प्रायोरिटी नंबर आपको पता है सबका सेम है। ऐसे ही सेम लाइक दैट अगर हम लोग इसको भी कंसिडर करें, शो स्पैनिंग ट्री, तो यहाँ पर भी ये देखें कि इसका भी रूट आईडी जो है वो सेम है, वही जो रूट स्विच का मैक एड्रेस था। जबकि ब्रिज आईडी इसकी भी एक यूनिक मैक एड्रेस है इसका अपना। तो उसके बाद अब जो हम बात कर रहे थे इनकी कॉस्ट कैलकुलेशन के हवाले से, कि अगर हम लोग बात करें यहाँ से इस स्विच से अगर बात करें यहाँ तक आने में कितनी कॉस्ट आती है, तो इसका इंटरफेस कितना है बेसिकली, इसकी इंटरफेस की वैल्यू 90। फास्ट इथरनेट है तो फास्ट इथरनेट के केस में हम लोगों ने बात की थी कि वो कितना होगा, 19 होगा। ठीक है, लेट मी चेक अगेन। ये देखें 100 MBs, यानी फास्ट इथरनेट के केस में ये वैल्यू कितनी होगी, 19 होगी। तो उस इस केस में यहाँ पर हमारे पास मेंशन्ड है, अ, ये स्विच को ही देख लेते हैं अगर, ये देखें फास्ट इथरनेट 0/7, उसकी भी जो है ना कॉस्ट 19 शो हो रही है, और जो है ना दूसरी डेजिग्नेटेड इसकी भी 19 शो हो रही है। अब ये स्विच कौन सा है, ये बेसिकली ये वाला स्विच है। ऐसे ही मुख्तलिफ स्विचेज। अब जब इसकी बात करें, चूंकि इसमें यहाँ पे इस पोर्ट में से डेटा नहीं फॉरवर्ड हो सकता, जब यहाँ से डेटा नहीं फॉरवर्ड होगा तो इसका ये मतलब होगा कि ये वाली जो पोर्ट है वो क्या बन जाएगी। देखे ना, ये यहाँ से पोर्ट्स की भी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, कि जो फास्ट इथरनेट 0/2 है इसकी, और एक 0/1 है जो कि अप है, और 0/2 है जो कि यहाँ से डाउन है। तो जो बेसिकली 0/2 जो कि अप है, सॉरी 0/2 जो है वो डाउन है और 0/1 जो है वो अप है। तो 0/2 वो देखें अल्टरनेटिव पोर्ट की कैटेगरी में चली जाती है, और ये अभी इसका स्टेटस क्या है, ये ब्लॉकिंग कंडीशन में है। ये अभी जो भी डाटा आ रहा है उसको ब्लॉक कर रही है। ठीक है, और उसके अलावा चूंकि सारी फास्ट इथरनेट है, इस वजह से इनका जो टोटल कॉस्ट है वो 19 ही है कहीं पर भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। फिर लेकिन जब यहाँ से डेटा को पहुंचाना हो हम लोगों ने यहाँ तक, तो फिर इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 19 + 19 38, क्योंकि यहाँ से तो डाटा पास नहीं हो सकता। ये बड़ी अहम बात है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जो रूट स्विच होगा
वहां से तमाम डेस्टिनेशन की कॉस्ट जो है वो सेम होगी। यानी कि यहाँ से इसी को कंसिडर कर लें तो इससे यहाँ पर भी वही 19 ही कॉस्ट आएगी, चूंकि आपका पाथ जो है वो ओपन है। इसी तरह से यहाँ पर भी पाथ ओपन है, कॉस्ट वही 19 आएगी। इसके अलावा कोई भी और स्विच होगा उसकी तमाम तर डेस्टिनेशन की कॉस्ट कभी भी सेम नहीं होगी। लाइक ये है तो यहाँ से इस रास्ते से तो इस स्विच के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अगर इस स्विच के साथ कम्युनिकेट करना है फिर तो ठीक है 19 है, लेकिन यहाँ पर करनी है तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा पहले 19 प्लस फिर यहाँ पे यहाँ जाएगा 19। 19 प्लस 19 कितनी कॉस्ट हो जाएगी? 38 हो जाएगी। सेम लाइक दैट इस स्विच की अगर बात करें तो ये यहाँ से इधर जाएगा तब तो 19 है, लेकिन यहाँ से जब एग्जिट करेगा आगे डाउन है, ब्लॉक है, फिर यहाँ पे डाटा कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। फिर वो वहां से इस पाथ को, अल्टरनेटिव पाथ को चूज करेगा और फिर यहाँ पर जाएगा तो 19 प्लस 19 क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है इसके अंदर पोर्ट्स की बेसिकली सिलेक्शन का, ठीक है। और फिर पोर्ट्स के रोल का और पोर्ट्स की कॉस्ट कॉस्ट का बेसिकली ये फंक्शन होता है। सर ये दोबारा बता देंगे हर ये दोस्त कैसे, ये 38 कैसे बने? जी ठीक है, इब्रार आप रिपीट करके इनको बताएं। इब्रार सुफियान कोई एक रिपीट करके ये मेरी वाली बात रिपीट करें जरा। ये टोपोलॉजी है, शाबाश। सोए तो नहीं हुए ना? जाग रहे हैं ना? यहाँ पर कोई भी इस बात को रिपीट नहीं कर सकता। पूरी इतनी इतने ज्यादा लोग हैं, इनमें कोई भी बंदा रिपीट नहीं कर सकता बात को। हाफिज मोहम्मद रिजवान आप काइंडली रिपीट करिए। सर मुझे तो इसका यही समझ आई है कि जो लिंक अप है उसकी कॉस्ट चूँकि 19 है, तो इन दोनों लिंक्स की ये वाले जो दोनों लिंक्स हैं सर ये अप हैं, तो उन दोनों की कॉस्ट जो है वो ऐड वन होगी तो 38 हो जाएगी सर। और जो ये बात तो जी कैरी करें। जी जी बात मुकम्मल करिए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैंने यही कहा है कि जो लिंक्स अप हैं उनकी आपने बताया कि कॉस्ट जो है वो 19 है, तो वो दोनों की कॉस्ट ऐड हो जाएगी और 38 हो जाएगी कॉस्ट। और जो डाउन है उसकी कॉस्ट बीच में ऐड नहीं होगी, वो वेरी होगी। मेजर बात जो है वो ये है कि जो आपका रूट स्विच होगा, रूट स्विच से बाकी तमाम तर जितने भी नेटवर्क के अंदर और स्विचेस होंगे उन तमाम तर स्विचेस तक की कॉस्ट जो है वो सेम होगी हमेशा। एग्जाम्पल के तौर पर इस टोपोलॉजी में भी आपके सामने है। जबकि जो बाकी स्विचेस होंगे उनकी कॉस्ट वेरी करेगी, हर स्विच के साथ एक डिफरेंट कॉस्ट होगी। क्यों? कि उनकी कुछ पोर्ट्स अप होंगी, कुछ पोर्ट्स डाउन होंगी। लेकिन रूट स्विच के साथ चूंकि सारे स्विचेस डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे और तमाम अप भी होंगी पोर्ट्स, तमाम फॉरवर्डिंग स्टेट्स में होंगी पोर्ट्स, दैट्स वाई जो रूट स्विच होगा उसकी कॉस्ट तमाम तर स्विचेस तक सेम होगी। ठीक है माज? ठीक हो गया सर। Good. अच्छा, उसके बाद जो बीपीडीयू में बता रहा था कि अगर इन केस कोई लिंक डाउन होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन कैसे शेयर होगी, ये चीजें अब आप आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता राउटिंग की तरफ के। ये जो डेटाबेस एक्सचेंज करना, लिंक्स को शेयर करना, डिटेल्स शेयर करना, ये चीजें आप लोग राउटिंग में बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले राउटर स्विचेस एक दूसरे को हर 2 सेकंड्स के बाद एक मैसेज भेजते हैं जिसमें वो अपनी बेसिकली स्विच आईडी वगैरह और उसके अलावा अपनी जो लिंक की कॉस्ट है, हेलो टाइमर, मैक्सिमम एज जो है उनकी, और पोर्ट नंबर, फॉरवर्डिंग डिले, ये तमाम तर चीज़ें अटैच करके भेजते हैं। तो ये हर 2 सेकंड्स के बाद स्विचेस एक दूसरे के साथ इसलिए शेयर करते हैं ताकि इन केस अगर कोई एक लिंक डाउन हो जाता है
तो फौरन से जो है ना लिंक्स आपस में नेगोशिएट कर सकें, और फौरन से जो है ना जो जो भी आपके पास अल्टरनेटिव पाथ है उसको सिलेक्ट किया जाए। और इसका बेनिफिट ये होगा कि कम्युनिकेशन ड्रॉप नहीं होगी, कम्युनिकेशन ताकि मेंटेन रहे। अब ये सारी डिटेल जब जाएंगी तो अगर इन केस कोई एक लिंक भी डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली जो बैकअप लिंक होगा, अल्टरनेटिव लिंक होगा, वो अप हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्टेबल रहेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसको कहते हैं बीपीडीयू। बीपीडीयू से मुराद होती है ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। ये बीपीडीयू को हम मजीद जो है ना डिटेल में भी स्टडी करेंगे। नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए, अपनी लैन की सिक्योरिटी के लिए जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को हम नेक्स्ट क्लासेस में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं अपने नेटवर्क के अंदर। तो उसके लिए ये बीपीडीयू बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। हम अपने नेटवर्क के ऊपर बीपीडीयू गार्ड बैठा लेंगे, ताकि जो नेटवर्किंग की डिवाइसेस के साथ कोई इंट्रूडर अगर अटैच होना चाहता है और कम बीपीडीयू वगैरह भेज के अपने नेटवर्क को हार्म कर सकता है, अटैक कर परफॉर्म कर सकता है, तो उससे कैसे बचा जा सके, बीपीडीयू गार्ड कैसे परफॉर्म करना है हमने नेटवर्क के अंदर। तो समहाउ दैट इज अ लिटिल स्ट्रेंज फॉर यू। और अभी आप करेंगे मजीद डिटेल में जब, तो फिर आपको इस बात की समझ आएगी। लेकिन बीपीडीयू का पता होना चाहिए कि ये ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट है, जो कि स्विचेस में डेटाबेस एक्सचेंज करवाने के लिए यूज होता है। और इसी की बेस के ऊपर बेसिकली रूट स्विच का इलेक्शन होता है। और जिस स्विच का बीपीडीयू सबसे कम होता है, यानी बीपीडीयू सबसे अच्छा बीपीडीयू भेजता है जो स्विच, वही स्विच जो है रूट स्विच बनता है। और उस बीपीडीयू में क्या अच्छा भेजने से क्या मुराद है, प्रायोरिटी कम से कम रखेगा, मैक एड्रेस कम से कम होगा, कॉस्ट कम से कम होगी, और सब तक इक्वल कॉस्ट शो करवा रहा होगा। इन तमाम तर एक खाली चीज की नहीं, जब मल्टीपल चीजें आ जाती हैं तो इनमें से मुख्तलिफ चीजों के बेस के ऊपर जो है ना रूट स्विच को इलेक्ट किया जाता है। फिर ये जब एक अच्छा पैकेट बीपीडीयू का बना के अपने नेटवर्क की टोपोलॉजी के अंदर शेयर करेगा, तो इसको बाकी सब अलाउ कर देंगे तुम रूट बन जाओ। और अगर तो वो कोई ऐसा अटैकर है जिसने कोई इंक्रिप्शन करके, कोई ऐसे बेसिकली सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को यूज करते हुए खुद से फैब्रिकेशन करके बीपीडीयू जनरेट किया और उसको रूट बना दिया, वो तो पूरे नेटवर्क का बेसिकली जो है ना उस्ताद बन जाएगा, पूरे नेटवर्क उसके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर वो नेटवर्क के साथ जो करना चाहे वो कर सकेगा। इसलिए हम लोगों ने बीपीडीयू के ऊपर भी एक गार्ड बैठाना होता है, बीपीडीयू गार्ड को भी इनेबल करना होता है, ताकि कोई ऐसे फैब्रिकेशन करके हमारे नेटवर्क में ना अटैच हो सके। उसके लिए अगर वो कोई ऐसा करता है, गलत बीपीडीयू भेजता है, उसको ट्रेस करने के लिए हम लोगों ने सिक्योरिटी चेक अप्लाई करने होते हैं नेटवर्क के ऊपर, ताकि फौरन से उस पोर्ट को डाउन कर दिया जाए जहां से ऐसी गैर जरूरी और एनॉमली बेस्ड इंफॉर्मेशन आ रही है। व्हाट डू यू मीन बाय एनॉमली बेस्ड इंफॉर्मेशन? मैंने बारहा इस चीज को डिस्कस किया हुआ है, कोई बताए मुझे एनॉमली? मुझे लाजमी कोई बताए कि ये क्या होता है एनॉमली बेस्ड इंफॉर्मेशन जो होती है, ये नेटवर्क के अंदर एनॉमली जनरेट हो रही है। व्हाट इज एनॉमली, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एनॉमली? कोई बताएगा मुझे? जी जी बोलिए प्लीज सुफियान। जी सुफियान। ये वो चीजें होती हैं जो क्रैक्स होती हैं, ये चीजें बार बार ना जो है ना मुझे कहा करें कि मैं बताऊं। ये वो चीजें जो बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आपको बार बार फेस करनी पड़ेंगी, और इन टर्मिनोलॉजीज का आपको पता होना चाहिए। तभी तो मैं कहता होता हूँ नोट पैड अपने साथ रखा करें, ताकि कोई इंपॉर्टेंट बात जब हो रही हो तो उसको नोट कर लिया करें। अगर ये आपने नोट किया होता और अपनी वर्डिंग में इसको घर जाके लिखा होता अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन, तो लाजमी आपको अभी पता होता है इस बात के बारे में। जी बुलंद इकबाल, आप बताइए व्हाट इज एनॉमली? सुन सकते हैं मुझे बुलंद? जी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक तो ऑन हुआ है।
चले, एनॉमली से मुराद ये होती है कि अनयूजुअल बिहेवियर, रूटीन से हटके कोई काम होना। पहले जो बाकी स्विचेस की जो बीपीडीयू एक्सचेंज हो रहा है, वो जो आम जिन मैकेनिज्म्स को वो फॉलो कर रहे हैं, उससे हटके कोई चेंजिंग आ गई उसके अंदर, डेली रूटीन के अंदर कोई चेंजेस आ जाती हैं, जैसे उसको बोलते हैं एनॉमली। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हम लोग अप्लाई करते हैं ना नेटवर्क के अंदर, जब हम साइबर अटैक से बचते हैं नेटवर्क को बचाने के लिए, तो उसमें हम लोग जब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम अप्लाई करते हैं तो वहां पर एनॉमली बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम अप्लाई करते हैं। एक होती है सिग्नेचर बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, एक होती है एनॉमली बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। सिग्नेचर बेस्ड से मुराद ये होती है कि जो पहले से कोई नोन अटैक्स हैं, उन्हीं को काउंटर करने के लिए कोई एंटीवायरस हम लोगों ने अपने नेटवर्क के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो दिस इज बेसिकली योर सिग्नेचर बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, कि हमें पता है कि ये जो है ना मालवेयर आ सकता है, या ये स्पेसिफिक वायरस है जो हमारे नेटवर्क को अटैक कर सकता है, उसके अगेंस्ट हम कुछ एंटीवायरसेस डाउनलोड कर लेते हैं, ताकि जैसे ही वो डिटेक्ट हो, एंटीवायरस एक्टिव हो जाए, उसको खत्म कर दे। लेकिन ये तो वो होंगे जो डेटाबेस में मौजूद होते हैं ना, तो उन्हीं के अगेंस्ट काउंटर मेजर किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अटैक होते हैं जो रन टाइम पे आते हैं, जिनके जिनके कोई प्रिवेंशन नहीं होती, कोई प्रिवेंशन मैकेनिज्म नहीं होता, उनके लिए बेसिकली एनोमली बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को अप्लाई किया जाता है। तो सेम लाइक दैट, जब हम लोग बीपीडीयू गार्ड को भी अपने नेटवर्क के अंदर इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो वो भी बेसिकली यही करेगा कि जब भी आपके नॉर्मल जो बीपीडीयूज हैं उनसे बिहेवियर उसको चेंज नजर आएगा, या कोई ऐसा स्विच जिसको हम नहीं बनाना चाहते हैं, जिन या कोई ऐसी पोर्ट स्पेसिफाइड कर देंगे कि इनके साथ कोई अगर बीपीडीयू ट्रांसफर करना चाहता है इन पोर्ट्स के जरिए, तो उस स्विच को, उस पोर्ट को डाउन कर लेंगे, और वो उस पोर्ट से कोई भी जो रियल यूजर होगा वो भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा तब तक, जब तक हम उसको दोबारा अलाउ नहीं करेंगे। और ये देखेंगे आप लोग, हम नेक्स्ट क्लास में ये प्रैक्टिकली मैं करके भी दिखाऊंगा बहरहाल। तो चले, ये बात थोड़ी सी लंबी हो गई बीपीडीयू गार्ड की, ये इसलिए लंबी मैंने की ताकि बीपीडीयू का लफ्ज आपके दिमाग में बैठ जाए। ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, जो कि हर 2 सेकंड्स के बाद स्विचेस के दरमियान में एक्सचेंज किया जाता है, और जिसके अंदर रूट आईडी की इंफॉर्मेशन होती है, स्विच आईडी की इंफॉर्मेशन होती है, लिंक पाथ कॉस्ट होती है, हेलो इंटरवल होता है, फॉरवर्डिंग डिलेज वगैरह, लिसनिंग, लर्निंग, वो तमाम चीजें मेंशन होती हैं, पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। ठीक है, देखें लिखा भी एट स्टार्ट ऑल स्विचेस सेंड हेलो मैसेजेस टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड सिलेक्शन प्रोसेस, but when root switch is selected, the only root switch will send hello messages। हेलो मैसेज जस्ट रूट स्विच भेज सकता है, उसके अलावा कोई और स्विच नहीं भेज सकता। क्यों? कि रूट स्विच के अंदर पास ये अथॉरिटी होती है कि उनके दरमियान में कम्युनिकेशन को परफॉर्म किया जाए, और ये पूरा का पूरा मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर ये काम हो रहा होता है। एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है और एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट होता है। तो ये वाली जो बेसिकली फंक्शनैलिटी होती है, ये मल्टी एक्सेस सेगमेंट के ऊपर परफॉर्म की जा रही होती है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद वन रूट पोर्ट और पाथ कास्ट, ये तमाम तरह डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। अब मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें प्रीवियस वाली को मैंने थोड़ा अच्छा करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये जब हम लोग इन बेसिकली अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं टोपोलॉजी, तो ये जो बेसिकली टाइम लगा रहे हैं लिसनिंग, लर्निंग, ब्लॉकिंग और फॉरवर्डिंग, ये जो इस टाइम में 30 to 50 सेकंड्स लग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम है। और सिमुलेशन के अंदर तो फिर भी चले 30 to 35 सेकंड्स में अप हो जाते हैं, अभी ये जैसे हम सिमुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन रियल स्विचेस के अंदर चूंकि लोड ज़्यादा होता है, वो लोड होने में टाइम लेते हैं, तो वो मजीद इससे मैक्सिमम टाइम जो होता है वो लेते हैं बेसिकली फॉरवर्डिंग में लाने के लिए पोर्ट्स को। तो इस चीज को बेसिकली इसको भी काउंटर मेजर किया जा सकता है। इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, कि एक तो हमारे पास पहले से बिल्ट इन जो है वो तो है, मौजूद है स्पैनिंग ट्री, वो तो चलेगी ही चलेगी। लेकिन अगर हम इसको, स्पैनिंग ट्री का नुकसान ये था, नुकसान क्या कि हम उसका एक थोड़ा सा यही ड्रॉबैक हम कंसिडर कर सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ज्यादा लग रहा था। और उस टाइम को कम करने के लिए एक्सेस लिंक्स जो थे, डाउन लिंक्स, उनका तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया कि उनमें स्पैनिंग ट्री जो है ना, पोर्ट फास्ट को हम जब इनेबल कर देते थे, तो फौरन कोई पीसी आके कनेक्ट होता था और वो अप हो जाता थी, पोर्ट जो है ना वो स्पेसिफिक अप हो जाती थी। लेकिन अगर इन स्विचेस के दरमियान में जो पोर्ट्स हैं, इनके ऊपर तो हमने देखा था पोर्ट फास्ट इनेबल करना इंतहाई बेवकूफ़ी है। क्यों? कौन बताएगा मुझे?
अब मैं आपसे इंटरेक्शन किया करूंगा क्योंकि मुझे रिस्पांस अभी अच्छा नहीं आ रहा, पहले बहुत अच्छे जा रहे थे आप लोग। सईद, आप प्रीवियस क्लास में आई थिंक फिजिकल प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन मुझे उम्मीद है आपने लाजमी लेक्चर सुना होगा क्योंकि आप बड़े सीरियस होकर क्लासेस में बैठते थे। मुझे इस क्वेश्चन का आप आंसर करो कि स्विचेस के दरमियान में डायरेक्टली जो है वो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट को क्यों हम लोग इनेबल नहीं कर सकते, क्या इसका नुकसान है? जी सईद, सईद सुन रहे हैं या बस क्लास ज्वाइन करके कहीं चले गए आप? ये तो बता दें एटलीस्ट। सईद वजीर, BSIT। इब्रार ने पहले ही लेफ्ट कर दिया। ये अच्छा है ना, जब क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले ही लेफ्ट कर दो। जी माजा, आप बता दें। सर क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर की थी ना लास्ट क्लास में, और ये आपने मुझसे पर्सनली भी पूछा था और मैंने आपको ये गाइड किया था पोर्ट फास्ट क्यों हम कॉन्फ़िगर करते हैं, याद है ना? आवाज कट रही है सर काफी। हाँ, आवाज कटना शुरू हो गई। नहीं नहीं सर, आपका इंटरनेट ठीक है, आवाज़ बड़ी क्लियर आ रही है। इनकी तरफ से कोई इशू होगा। सही है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि प्रीवियस क्लास में हमने जैसे एक यहाँ पर स्विच PC अटैच किया था और देखा था कि PC को बाय डिफॉल्ट जब हम यहाँ पर अटैच करते थे तो ये टाइम ले रहा था। ये बिल्कुल रियल लाइफ आप कंसिडर कर रहे हैं, इथरनेट केबल आप लगा रहे हैं तो ये देखिए स्विच की साइड से टाइम ले रहा था, जो है ना डाटा एक्सचेंज कर रहा, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह या जो भी कर रहा है उस दौरान में भी, वीडियो के एक्सचेंज के दौरान टाइम ले रहा था। और हमारी आम डेली लाइफ में भी हमें ये इशू रहता है कि हम इथरनेट केबल को जब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो काफ़ी टाइम के बाद जाके इंटरनेट आता है। हम चाहते होते हैं कि फ़ौरन इंटरनेट से एक्सेस मिल जाए, फ़ौरन DHCP सर्वर एक्टिवेट होकर हमें IP असाइन कर दे और हमारी बैंडविड्थ कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है। अभी देखिए, अभी तक ये ऑरेंज है, यानी अभी तक ये फॉरवर्डिंग, ये अब जाके फॉरवर्डिंग स्टेट में आई है। तो इसके लिए तो यहाँ पर हमने सोल्यूशन पढ़ लिया था ना, पोर्ट फास्ट इनेबल कर देते थे। जैसे कि अभी फास्ट इथरनेट 0/3 है, इनेबल करते हैं कॉन्फ़िगर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3। इसको हम लोगों ने स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। जैसे पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर किया तो अब हम लोग अगर इसको रिमूव करके वापस अटैच करेंगे तो अब टाइम नहीं लगेगा, ये देखिए फौरन से आपको हो गई। लेकिन अगर इसके बजाय कोई और पोर्ट लगाएंगे वो फिर से वही पूरी नेगोशिएशन करेगी, ये देखें ये फिर वही टाइम लगाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से जिस पोर्ट पे हमने पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो फिर से फौरन से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर गई है। तो ये मैंने बता दिया, ये एक्सेस लिंक्स में ये अप्लाई होता है। क्यों? ये देखें यहाँ पर मेंशन भी है। मैं लेट मी चेक यू एंड लेट मी क्लियर इट टू यू मोर। ये देखें, port fast has been configured on the fast ethernet 0/3 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode। नॉन ट्रंकिंग मोड से मुराद क्या है? एक्सेस लिंक्स जब आपके साथ कनेक्ट होंगे, IP कैमरास, IP फोन्स, मोबाइल फोन्स जो होंगे IP वाले, या फिर आपके लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ये डिवाइसेस जो होती हैं, ये जब कनेक्ट होंगी कह रहे हैं तब तो इट्स ओके है। लेकिन ट्रंकिंग, जैसे ये ट्रंकिंग वाली लिंक है, ट्रंक वाली, ये भी ट्रंक वाली है, ये भी ट्रंक वाली है, आगे राउटर होगा वो भी ट्रंक वाला होगा, तो कह रहे हैं वहां पर ये खतरा है आपके लिए, वो कभी भी वहां पर पोर्ट फास्ट ना कॉन्फ़िगर करो। क्या रीजन है और क्या मैंने इसकी सॉल्यूशन? आधे से ज्यादा बात तो बता दिया माज, अब सवाल दोबारा रिपीट करते हुए अब तो बता दो। सर माज साहब दोगे, उम्मीद है कि आप ही अब बताएंगे। वो भी चले गए? जी जी। वाह जी वाह, दैट्स गुड। चलें, तो ये बेसिकली मैंने इसके बारे में ये बताया था। अभी जाने से क्या होता, क्लास में मैंने किसी को खास थोड़ा ही जाना था, क्वेश्चन ही पूछा ना, तो आप लोग सीखने बैठे हुए हो, लेकिन जब चले गए हो आप लोग तो इसका ये मतलब है कि आप लोग आज भी नहीं सीखोगे और फिर दोबारा पूछूंगा फिर भी यही होगा, और फिर एट द एंड लेफ्ट कर जाओगे और फिर CCN ने आप लोगों का फेल, और फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कोई कारआमद नहीं साबित होगे। तो चैलेंजिंग लें इसको, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स ना भी आते हो कोई बात नहीं, उनको लर्निंग के तौर पर लिया करो, शाबाश, ये पॉजिटिव इसको लिया करो, ये कोई किसी को पर्सनली हिट नहीं कर रहा होता।
तो ये बेसिकली इसका ये पर्पस होता है, क्योंकि हमने बात की थी कि स्विचेस के दरमियान में बीपीडीयू एक्सचेंज होता है जिसकी बेस में रूट स्विच का इलेक्शन होता है और उसके बाद पोर्ट डाउन होती है। लेकिन अगर लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग सब कुछ छोड़ छाड़ के फौरन से पोर्ट फास्ट इनेबल हो जाए और तमाम पोर्ट्स फर्स्ट टाइम अप हो जाएं, तो इससे तो आपके नेटवर्क के अंदर लूप्स बन जाएंगी। उसके बाद फिर आपके लूप से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। स्विचेस से ये चीज़ डिसाइड करना कि कहाँ पे जो है ना क्या बेसिकली प्रोटोकॉल चल रहा है और क्या सिस्टम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इनिशियली एकदम ही पोर्ट अप हो जाएगी जैसे यहाँ पर हुई है। इस वजह से स्विचेस के दरमियान में ये जो लिंक्स होंगे जिनको ट्रंक लिंक या अप लिंक कहा जाता है, यहाँ पर हम लोग पोर्ट फास्ट को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। लेकिन इसका हमारे पास सोल्यूशन है। यहाँ पर हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बजाय एक और प्रोटोकॉल है, थोड़ा सा हम फास्ट कर सकते हैं। जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का जो टाइम है कन्वर्जेंस का टाइम वो 30 to 50 सेकंड होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग एक प्रोटोकॉल है जिसको चलाएं रैपिड स्पैनिंग ट्री, RSTP कहा जाता है इसको बेसिकली, ठीक है। रैपिड वो ये 802 ये भी IEEE का एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। जो स्पैनिंग ट्री था वो 802.1D था, ये 802.1W है। ये बेसिकली सिस्को स्विचेस के ऊपर इसको रैपिड PVST कहा जाता है, पर VLAN स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसका ये बेनिफिट होता है कि ये भी करता है लिसनिंग लर्निंग करता है, लेकिन एज कंपेयर टू स्पैनिंग ट्री इसकी जो कन्वर्जेंस टाइम है वो इमीडिएट है। इमीडिएट से मुराद ये नहीं है कि फौरन लगाते साथ करेगा, लेकिन लिमिटेड टाइम, लिमिटेड जो है ना को उस एज कंपेयर टू स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कम टाइम को यूज करेगा। ये 5 से लेकर 15 से 20 सेकंड तक ये आपके स्विचेस को अप कर देगा, ताकि लूप से भी बचा जाएगा और हम लोग कन्वर्जेंस को भी फास्ट कर लेंगे। तो ये बेनिफिट होता है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। सर रैपिड में मतलब लूप्स नहीं होंगे ना, लूप्स नहीं बनेंगे? लूप्स तो वैसे ही हमने बचाने हैं ना, लूप्स भी नहीं बनेंगे और फास्ट भी कन्वर्जेंस होगी, इसके दोनों फायदे हैं। सही। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है नेटवर्क के अंदर। अगर हमें रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का अगर डिटेल में नॉलेज है तो हम नेटवर्क के अंदर नेटवर्किंग डिवाइसेस की भी फास्ट कन्वर्जेंस को परफॉर्म करवा सकते हैं बाय इम्प्लीमेंट दैट स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। तो जो कन्वर्जेंस टाइम की बात करें, स्पैनिंग ट्री STP का 30 to 50 सेकेंड्स होता है, इसका फ्यू सेकेंड्स होता है, 5 to 15 सेकेंड्स तक जो है ना ये आपके तमाम तरह काम परफॉर्म कर देता है। इसके अलावा जो एक अहम मजीद जो काम करती है वो ये करती है कि जो बेसिकली रूट पोर्ट तो ठीक है दोनों में होती है, डेजिग्नेटेड पोर्ट भी होती है, अल्टरनेट भी होती है, लेकिन ये बैकअप वाली जो पोर्ट होती है वो इसमें इसलिए नहीं यहाँ पर यूज होती क्योंकि अगर जो रूट स्विच होगा वो ऑटोमेटिकली अपना बैकअप पहले से ही बना चुका होगा और जैसे ही रूट स्विच डाउन होगा तो अल्टरनेटिव रूट पोर्ट ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी। ये बड़ी डिटेल में और बड़ी इंटरेस्टेड चीज है जो कि रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की फास्ट कन्वर्जेंस को परफॉर्म करती है। ये इस बात को आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करिएगा, ये मैं लिखूंगा, ये बता रहा हूँ, आप लिखिएगा इसके बाद अपनी वर्डिंग में कि रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और इसकी फास्ट कन्वर्जेंस है कैसे। क्योंकि इसका एक बड़ा अच्छा और फॉरन इफेक्टिव बिहेवियर है इसका कि जैसे ही आपके पास कोई एक पोर्ट है जिसके जरिए हेलो मैसेज आ रहा है या रूट पोर्ट से कोई डेटा बेस एक्सचेंज हो रहा है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, पोर्ट डाउन होती है, तो फौरन से जो अल्टरनेटिव रूट पोर्ट होगी तो और वो बाकी तमाम तर पोर्ट्स के साथ बेसिकली कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगी और जो रूट पोर्ट जब जैसे ही डाउन होगी तो फौरन से अल्टरनेटिव रूट पोर्ट अप हो जाएगी और कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी और लिसनिंग लर्निंग जो है ना किए बगैर ही, क्यों कि फर्स्ट टाइम ही इन्होंने जब बीपीडीयू शेयर किए थे तो अल्टरनेटिव रूट पोर्ट उन्होंने पहले एक तो फर्स्ट केस में बेस्ट केस में उन्होंने जो पाथ था वो भी कैलकुलेट कर लिया था। दूसरा अल्टरनेटिव केस के अगर ये पोर्ट डाउन हो जाती है तो फिर क्या होगा, ये पोर्ट डाउन होती है तो क्या, यानी बैकअप पाथ भी उन्होंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा था। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि एक पाथ डाउन हुआ तो दूसरा पाथ अप होने के लिए लिसनिंग लर्निंग होगी नहीं, फौरन से दूसरा पाथ पहले से ही चूज होगा और उसमें लूप भी नहीं बनेगी। तो ये बेसिकली पर्पस होता है और यही वजह होती है कि फास्ट कन्वर्जेंस भी परफॉर्म करती है और लूप फ्री टोपोलॉजी भी परफॉर्म करती है। समझ आइए बात को। और दूसरी अहम बात कि जो रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है ना, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में मैंने सिंपल जो STP था उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो रूट स्विच होता है जस्ट उसके पास ही अथॉरिटी होती है कि सबको पिंग कर सकता है, सबके साथ जो है ना BPDU शेयर कर सकता है।
जब वो एक दफ़ा सेलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम इनिशियली तो सब भेजेंगे, लेकिन जब रूट स्विच बन जाएगा तो सिर्फ रूट स्विच ही भेज पाएगा। लेकिन रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में तमाम तर स्विचेस जो होंगे वो बेसिकली खुद से डिसीजंस भी ले सकते हैं और बीपीडीयू को भी शेयर कर सकते हैं, और वो रूट स्विच का वेट नहीं कर रहे होते कि वो बीपीडीयू भेजेगा और उसकी बेस के ऊपर हम लोग फैसला करेंगे। तो इस वजह से नेटवर्क के अंदर जैसे ही कोई चेंजिंग आएगी तो हर एक स्विच अपने आप को खुद से ही उसके मुताबिक एडजस्ट करेगा और कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। ये बहुत अहम बातें हैं जो कि इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं, और जो आप जब इंप्लीमेंट कर रहे हो रैपिड स्पैनिंग ट्री तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए। इस वजह से इसको यहाँ तक आप करें, इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करें। कॉस्ट कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मैंने बता दी आप लोगों को, यहाँ तक अच्छी तरह से आप प्रैक्टिकल कर लें, और थोड़ी सी इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी बनाकर भी आप ट्राई करेंगे जो बातें मैंने बताई हैं क्या ये हर जगह पर इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मुझसे पहले आप क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं ये रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करके सिमुलेशन के जरिए दिखाऊंगा कि एक ही टोपोलॉजी के अंदर मैं बेसिकली स्पैनिंग ट्री भी और रैपिड को भी चलाऊंगा, तो डिफरेंट नोड्स को यूज करते हुए फिर आप देखेंगे कि रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की कन्वर्जेंस भी फास्ट है, लूप भी अवॉइड कर रही है, और कम्युनिकेशन टाइम भी कम हो रहा है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट और जो है ना ऑल ओवर दिस क्लास का एक जो है ना सम अप है। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर ओके है इधर से। चलो ग्रेट। अच्छा तला आपको जो है ना प्रीवियस कुछ ये स्काइप में जो मैंने आपको ऐड किया है आपने ज्वाइन भी कर लिया है यहाँ से, अच्छी बात है। तो जो प्रीवियस 29 डेज तक की रिकॉर्डिंग्स होती है ना वो आपको मिल जाती हैं, लेकिन 29 डेज के बाद जो है ना स्काइप डिलीट कर लेता है इसको ऑटोमेटिकली। इसलिए आप अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं ये रिकॉर्डिंग्स, और पिछले 29 दिनों में जितनी हमारी क्लासेस हुई हैं, जब आप इस ग्रुप में ऐड हो गए तो यहाँ आप जब चैट में जाएंगे इस ग्रुप को ओपन करेंगे तो ये देखें जैसे प्रीवियस क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग, उससे प्रीवियस और ऐसे अप टू वन सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो आप इनको भी गो थ्रू करें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है ठीक हो गया सर, लेकिन यहाँ चैट में हाँ ठीक हो गया सर, मैं देख लेता हूँ यहाँ है यहाँ पे। चलें चलें ठीक है, थैंक यू सो मच आपका। इब्रार इब्रार आप पूछें क्वेश्चन। जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मेरे टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करना था, इशू था इस वजह से पहले मैंने आपसे बात भी की थी। जी सर तो अब ये पढ़नी होती है तो फिर 9 बजे की टाइमिंग क्या ठीक है नहीं है? यार वो एक्चुअली मेजोरिटी को देखते हैं, और दूसरी बात यह है कि तरावी हमने भी पढ़ते हैं। और आप वही बात है ना, सर उमर ने बड़ी अच्छी तरह से आपको बताया, ग्रुप में एक्सप्लेन किया है कि तरावी जो है वो आप 4 पढ़ो, 8 पढ़ो, 12, आप नीयत साफ रख के जितनी पढ़ो। ये भी तो हम इल्म और फ़र्ज ही अदा कर रहे हैं ना, जो इल्म अच्छे इल्म की तलाश हम लोग कर रहे हैं, ये भी फ़र्ज है और वो नवाफिल हैं। तो हम अगर अच्छी नीयत से ये पढ़ेंगे और अब हमारी नीयत अच्छी होगी तो ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना नेकियां ही हैं ये भी हमारे लिए। बहरहाल पूरी रात होती है तरावी, उसके बाद भी पढ़ सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, कुरान अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप वही बात है कि सबसे आला आप हैं हम सब में। लेकिन नहीं सर वही बात है, वो ठीक है मीन्स के अब मैं काफ़ी अर्से से मतलब पूरी तरावीह बीसी पढ़ता हूँ, तो अभी वो मेरे लिए 8 पढ़ना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है कि कुरान सुनना होता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर जिसने 8 पढ़नी बेशक वो 8 ही पढ़े, ये नहीं कि फोर्स किसी को किया जाए। तो जो पढ़ता है कम से कम वो 20 ही पढ़े, जो 8 पढ़ता है वो 8 पढ़े, लेकिन टाइम ऐसा एडजस्ट हो के वो उसमें इशू ना आए। ग्रुप में जो टाइम पहले शेयर किया गया था वो जो 4 से 5 इस तरह से कुछ, मेरे ख्याल से वो टाइम सबके लिए बेस्ट होगा। नहीं वो सारे ज़्यादातर यहाँ पर आपके सामने स्टूडेंट्स हैं, आप तो फिजिकल क्लासेस में आते हैं, आपको पता है इंडस्ट्री वाले लोग हैं यहाँ पर, तो वो उनकी सब ऑफिस टाइम चल रहा होता है। इवन मैं खुद भी जो है ना इंगेज रहता हूँ क्लाइंट्स के साथ उस टाइम पे, तो वो अगर हो भी तो ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन ही जब करनी है तो आप 9 वाली लाइव क्लास में ना आया करें, आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लिया करें। कोई इशू आता है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर लें, मैं आपको पर्सनली उसको डील कर लूँगा। चूँकि आप तरावी पढ़ रहे हैं, आप सबसे अफसर हैं, तो आपको हम पर्सनली भी हैंडल कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है चलें सर, सही है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी लोग जो आ रहे हैं वो फिजिकल आइएगा, फिजिकली हम क्लास किया करेंगे। सुफियान आप लोग भी,
आरिफ आप भी कोशिश करें कि फिजिकल आया करें, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज दरअसल बारिश हो गई थी ना, नहीं इसलिए। नहीं, आज तो इट्स ओके, आज तो ठीक है, एक्सेप्शनल केस है। तो चलें, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।